हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के जो अपने लेक्चर है उसमें हमने दो टॉपिक हमने पढ़े। आंशिक अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं। हमने दो तरीके पढ़े कि आंशिक अवकल समीकरण का निर्माण करने कितने तरीके पढ़े अपन ने। दो। पहला तरीका स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा और सेकंड है स्वेच्छ फलनों के विलोपन द्वारा। ये मेथड हमने सीखा। अब अपन सीखते हैं आंशिक अवकल समीकरण को हल करना। सुनो, लांगराज विधि। कौन सी विधि? लांगराज विधि। और लांगराज विधि क्या होती है सुने। अगर कोई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर कोई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, प्रथम कोटि और प्रथम घात की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आंशिक अवकल समीकरण पीपी प्लस क्यू क्यू बराबर आर। अगर कोई समीकरण इस फॉर्म में दे रखी हो, अगर कोई समीकरण किस फॉर्म में दे रखी हो, इस फॉर्म में दे रखी हो, पीपी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लांगराज सहायक समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लांगराज सहायक समीकरण ए ई, लांगराज सहायक समीकरण बनाते हैं। और लांगराज सहायक समीकरण कैसे बनाते हैं? dx बराबर में ये dy और बराबर में ये dz। यहां लिखते हैं कैपिटल P, यहां लिखते हैं कैपिटल Q और यहां लिखते हैं कैपिटल R। ये P, Q और ये R याद रहेंगे। कैपिटल P स्मॉल p का कोफिशिएंट, कैपिटल Q स्मॉल q का कोफिशिएंट और कैपिटल R। अब हमारे पास कितने फैक्टर है? 1 2 एंड 3। हमारे पास ये 3 फैक्टर है, 1 2 और 3। इन तीनों फैक्टर्स को हम कैसे हल करते हैं, इसका मेथड सुनो। आप इन 3 में से किन्हीं 2 फैक्टर के पेयर लो, किन्हीं भी 2 फैक्टर के क्या लो? पेयर। या तो फर्स्ट और सेकंड, या सेकंड और थर्ड, या फर्स्ट और थर्ड, ऐसे पेयर लो। और अगर इस प्रकार पेयर नहीं लो तो नया फैक्टर बनाओ घातांक नियम से। घातांक नियम का उपयोग करके नए फैक्टर बनाओ। और नए फैक्टर बनने के बाद, जैसे मान लो आप फोर्थ फैक्टर बना लो, फिफ्थ फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाना मैं सिखाऊंगा आपको। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके ऑन सॉल्विंग आपको 2 सॉल्यूशन निकालने। पहला एफ एक्स वाई C1, ये पहला सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन एक्स वाई और C2। कितने सॉल्यूशन निकालने आपको? 2 सॉल्यूशन निकालने। पहले सॉल्यूशन से आप C1 निकाल लेना और दूसरे सॉल्यूशन से आप क्या निकाल लेना? C2 निकाल लोगे। इंटीग्रेशन कर लेंगे। 2 सॉल्यूशन निकालोगे तो दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। इसमें C1 समाकलन स्थिरांक इंटीग्रल कोफिशिएंट, इसमें C2 आएगा समाकलन स्थिरांक। तो C1 और C2 को माना जाए तो उसके बाद लिखना अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू आपको यहां रखनी है। और इस प्रकार इस समीकरण का हमारे पास क्या आ जाएगा? अभिष्ट हल। अपन इस प्रकार क्या निकालेंगे? लांगराज सहायक समीकरण बना करके इस समीकरण का हल निकालेंगे। पीपी प्लस क्यू क्यू बराबर आर। तो इस इक्वेशन का हमें क्या निकालना है? हल निकालना है। आगे बढ़ते हैं अब। और ये जो टॉपिक है ये आपको
धीरे धीरे समझ में आएगा। और 1 बाय 1 में एक क्वेश्चन लूंगा ना, जैसे स्टेप बाय स्टेप, तभी आपके समझ में आएगा टॉपिक। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। आप एक एक एग्जाम्पल को समझते चले। देखो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं अपनी इच्छा से। सुने, dx अपॉन एक्स, dy अपॉन वाई और dz अपॉन जेड। अगर आपको इस इक्वेशन को हल करने को कहा जाए, अगर आपसे इस इक्वेशन को हल करने को कहा जाए तो आप कैसे हल करोगे? सुनो, ये फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड और ये थर्ड फैक्टर। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहला काम, अगर फैक्ट या तो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर लेके देखो, सेकंड और थर्ड लो, या फिर फर्स्ट और थर्ड फैक्टर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंटीग्रेशन करते समय हमें कोई परेशान नहीं करे। पहली बात, कैसे? अगर आप फर्स्ट और सेकंड फैक्टर लो तो हमें जेड नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट और सेकंड फैक्टर लोगे तो हमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे में हमें जेड नहीं दिखना चाहिए। जेड अगर दिख रहा है तो वो या तो गायब हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक। और अगर आप सेकंड और थर्ड फैक्टर लेते हो तो इसमें y और z को छोड़कर, क्योंकि y और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, फिर हमें x नहीं दिखना चाहिए। और अगर आप फर्स्ट और थर्ड ले रहे हो तो हमें y नहीं दिखना चाहिए, वरना तो इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। तो ध्यान से सुन लो, फर्स्ट और सेकंड फैक्टर लो तो z नहीं दिखना चाहिए, ताकि इंटीग्रेशन करने में दिक्कत ना हो। सेकंड और थर्ड लो तो हमें x नहीं दिखना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड लो तो y नहीं दिखना चाहिए। क्लियर? चलो देखते हैं हम। बाय फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर, बाय फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर, फर्स्ट और सेकंड फैक्टर लेके देखो, dx अपॉन एक्स और dy अपॉन वाई। देखो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर लिए, क्या इन फर्स्ट और सेकंड फैक्टर में क्या हमको जेड दिख रहे हैं? देखो कहीं पर भी कोई जेड दिख रहा हो तो जेड नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें समाकलन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात, x x के पास ही है और y y के पास है। अगर x और y अलग अलग हो तो सेपरेशन ऑफ कर लो वेरिएबल का, x को x के पास और y को y के पास। अब हम करेंगे ऑन इंटीग्रेशन, हम समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y और प्लस में log c1। क्लियर? अब सुनो, log x, log m प्लस log n, log m इंटू n। तो दोनों तरफ से log हटा देंगे और log हटाते ये c1y, और यहां से c1 की वैल्यू कितनी है? x अपॉन वाई। एक सॉल्यूशन निकाल लिया हमने, एक सॉल्यूशन निकाल लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप सेकंड और थर्ड फैक्टर ले लीजिए। dy अपॉन वाई और dz अपॉन जेड, इसका करेंगे हम ऑन इंटीग्रेशन। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y, 1 अपॉन जेड का log z, प्लस में log c2 log y, log m प्लस log n, log m इंटू n। दोनों तरफ से log हट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? y c2z, और यहां से c2 की वैल्यू कितनी आ गई? y अपॉन जेड। ये सॉल्यूशन नंबर सेकंड, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन से c1, सेकंड सॉल्यूशन c2। लेकिन अगर आप दिमाग में अगर ये सोच रहे हो कि सर आपने फर्स्ट और थर्ड फैक्टर क्यों नहीं लिया, तो आप फर्स्ट और थर्ड फैक्टर भी ले सकते हो, क्योंकि dx अपॉन एक्स
और डी ए जेड अपॉन जेड, डी जेड अपॉन जेड। तो फर्स्ट और थर्ड फैक्टर को लोगे तो इसमें y नहीं दिख रहा, तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। आप चाहो तो इनको भी ले सकते हो, पर हमें तो दो ही सॉल्यूशन चाहिए। कितने सॉल्यूशन चाहिए? दो। अगर किसी बच्चे का मन करे कि वो फर्स्ट और थर्ड फैक्टर लेना चाहता है तो फर्स्ट और थर्ड फैक्टर लेके हल निकाल सकता है। क्लियर? निकाल सकते हो उससे भी, पर आंसर दो ही देने। अब चाहे कोई से भी दो पेयर लो। अब लिखेंगे अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो फंक्शन ऑफ C1 की वैल्यू x अपॉन y और C2 की वैल्यू y अपॉन z, और ये हमारा क्या गया? सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? इस प्रकार ये हमने लिखा। अब आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। इस एग्जाम्पल में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्या किसी तरह कोई मेहनत करनी पड़ी? फैक्टर्स डायरेक्ट मिल गए। फैक्टर्स कैसे मिल गए? डायरेक्ट। फर्स्ट और सेकंड डायरेक्ट मिल गया। देखो कहीं दिक्कत ही नहीं हुई, जेड आया ही नहीं। सेकंड और थर्ड भी आराम से मिल गया हमें, एक्स दिख ही नहीं रहा, यानी हमें समाकलन करने में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आई। डायरेक्ट फैक्टर मिल गए। अगर फैक्टर डायरेक्ट ना मिले तब होती है दिक्कत। तो देखो फैक्टर डायरेक्ट ना मिले तब क्या करते हैं? हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, और एक एक एग्जाम्पल को समझते चलना, एक एक प्रश्न को देखते रहना, और वन बाय वन जैसे मैं करा रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा प्रश्नों का और आपके बेसिक्स कंप्लीट होंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। क्लियर? अब देखो सेकंड एक और एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें भी आप कुछ सीखोगे। देखो नई बात सीखोगे, dx अपॉन वाई, dy अपॉन एक्स बराबर dz अपॉन जेड। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को करना अपन को सॉल्व करें। सॉल्व देखो कैसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को आप। ये फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर। देखो सबसे पहले दिमाग में ये सोचना है, ये जो भी मैं बातें बोलूं ना इनको अच्छे से सुना करो, और अगर आपको लगे कि हमारी सर की ये बात हमें लिख लेनी चाहिए तो आप रफ कॉपी में अलग से या अपने ही रजिस्टर में साइड में लिख सकते हो मेरी बातों को, जो भी मैं चुटपुट सी बातें बोलूं। तो सबसे पहले हमें यह सोचना है, क्या सोचना है कि अगर फैक्टर डायरेक्ट मिल रहे हो तो कोशिश करो कि फैक्टर डायरेक्ट ले लो। तो अपन फर्स्ट और सेकंड फैक्टर को क्या डायरेक्ट ले सकते हैं या नहीं? देखो बाय फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर, अगर फर्स्ट और सेकंड फैक्टर को लेते हो तो हमें जेड दिखाई नहीं दे रहा। देखो अच्छे से, फर्स्ट और सेकंड फैक्टर को लिया, ये ले लिया मैंने, क्या हमको जेड दिख रहा है? क्या बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। देखो जेड तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहां करो पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण, एक्स को एक्स के पास और y को y के पास, और फिर करो ऑन इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन टू। मैं यहां C1 अपॉन टू लगा देता हूं, ठीक है? तो देखिएगा यहां से टू सब में कैंसिल, C1 की वैल्यू क्या गई फर्स्ट सॉल्यूशन से? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अब बात आती है कोई नया फैक्टर क्या हम ले सकते हैं क्या? वो देखो अच्छे से। अब किसी का मन करे सर सेकंड और थर्ड फैक्टर लें। अगर सेकंड और थर्ड फैक्टर लें तो सेकंड और थर्ड में क्या होता है? dy और dz आते हैं, तो है ना इंटीग्रेशन y और z के रेस्पेक्ट में, तो x नहीं दिखना चाहिए, बट x दिख रहा है। देखो dy अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होगी। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड फैक्टर देखो, फर्स्ट और थर्ड
इसको भी हम नहीं ले सकते क्योंकि dx अपॉन y हमें y दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड में y दिख रहा है, इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगी, यानी सेकंड फैक्टर हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ऐसे में क्या करें जब फैक्टर डायरेक्ट ना मिले? तो दूसरा नियम जो मैं सिखा रहा हूं वो सुनो। आप लेके देखो सेकंड और थर्ड फैक्टर, एक बार लेकर के देखें सेकंड और थर्ड फैक्टर dy अपॉन एक्स, और ऐसे सोचना है हमको। ये नियम नहीं है कि प्रश्न ऐसे ही होगा, ये नियम नहीं है, हमें ऐसा सोचना है। देखो यहां x दिख रहा है, समाकलन करने में प्रॉब्लम होगी। क्या इस x को हम गायब कर सकते हैं क्या? तो इधर देखो, और गायब कहां से करोगे? फर्स्ट सॉल्यूशन से। इससे क्या फर्स्ट सॉल्यूशन से हम x को गायब कर सकते हैं? देखो, और फर्स्ट सॉल्यूशन से x की वैल्यू क्या आएगी? dy, x की वैल्यू आएगी रूट में c1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गई x की वैल्यू, और x गायब हो गया और अब मुझे y और z ही दिख रहा है, और इसका इंटीग्रेशन अपन कर देंगे। क्लियर? और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ देखिए, आप एक फॉर्मूला जानते हो, इसका फॉर्मूला सब बच्चे जानते होंगे, dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो log x प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इंटीग्रेशन। log ब्रैकेट में y प्लस रूट में c1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में log z प्लस log ये c2, और log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m इंटू n, दोनों तरफ से log हटा दीजिए, तो y प्लस रूट में c1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर c2z, और यहां से क्या निकाल लीजिए? c2 की वैल्यू निकाल लीजिए, और अभिष्ट हल लिख देंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू रख के आंसर निकाल लीजिए। तो बच्चों हमने दो तरीके सीख लिए। पहला तरीका, अगर फैक्टर डायरेक्ट मिल रहे हो तो हम डायरेक्ट फैक्टर लेकर के इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर लेंगे? सॉल्व। और दूसरी बात, इस एग्जांपल में हमने सीखी, पहले एग्जांपल में हमने ये सीखी डायरेक्ट फैक्टर, सेकंड एग्जांपल में हमने क्या सीखा? एक फैक्टर तो हमें डायरेक्ट मिल गया, देखो एक पेयर बोले तो जोड़ा, एक पेयर तो हमें डायरेक्ट मिल गया फर्स्ट और सेकंड का, जिसमें इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक पेयर ऐसा सेकंड और थर्ड का लिया, इसमें एक्स परेशान कर रहा है, तो हमने ये सोचा कि एक्स को क्या फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से क्या एक्स की वैल्यू निकाल के यहां रख दें और एक्स गायब हो जाएगा क्या? एक्स का एलिमिनेशन हो जाएगा देखो, और हमने समाकलन करके इस तरीके से। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि लांगरा सहायक समीकरण बना के अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अभी हम और भी प्रश्न लेंगे धीरे धीरे। ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप अपने रजिस्टर में ऐसे के ऐसे लिखते रहें। अभी आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, आपको जो मैंने कराया है सिर्फ उसी को रजिस्टर में लिखना है, अच्छे से समझ के एक एक बात को। और लगता हो कि कोई बात एक्स्ट्रा बोली सर ने, तो उसको अपने रजिस्टर में साइड में लिख रहा करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।